सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यू लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है लिंकेज। आप सब जानते हो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो लिंकेज अपना टॉपिक है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लिंकेज के अंदर देखो गाइस, पहले अपन पढ़ते हैं लिंक्ड जीन क्या होती है। आई मीन सहलग्न जीन क्या होती है। तो लिंकेज के अंदर लिंक्ड जीन क्या होती है, सहलग्न जीन क्या होती है कि जब सभी जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाए। ऑल द जीन्स located on the same chromosomes are कि जब क्या होता है गाइस, सभी जीन्स है, ऑल द जीन्स है, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाए तो वो मिलके किसका निर्माण करती है, सहलग्न जीन का निर्माण करती है। तो ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर सेड टू बी लिंक्ड जीन्स है। अब लिंकेज क्या होता है, सहलग्नता। नाम से अर्थ समझ में आ रहा है, यानी कि सहलग्न यानी कि लक्षणों की सम्मिलित वंशागति। तो सहलग्नता क्या है, लक्षणों की सम्मिलित वंशागति कोई सहलग्नता कहते हैं। और देखो गाइज, लक्षणों की सम्मिलित वंशागति को सहलग्नता कहते हैं। और जो ये सहलग्न लक्षण होते हैं ना, वो पेत्रकों से संततियों के अंदर साथ साथ आते हैं। आई मीन पेरेंट्स से ऑफरिंग्स में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो सहलग्न लक्षण पेत्रकों से संततियों में साथ साथ वंशागत होते हैं। कि जो सहलग्न लक्षण होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफरिंग्स में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, साथ साथ वंशागत होते हैं। और देखो गाइस कि जो सहलग्न लक्षण वाले, जो सहलग्नता जो दर्शाने वाले लक्षण होते हैं ना, इनकी जीन एक ही गुणसूत्र के ऊपर पाई जाती है। कि सहलग्न लक्षण दर्शाने वाले लक्षणों की जीन एक ही गुणसूत्र पर पाई जाती है। जबकि जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाने वाले लक्षणों की जीन अलग अलग जोड़ी गुणसूत्रों पर पाई जाती है। गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से देखना। कि जो सहलग्न लक्षण दर्शाने वाले लक्षण होते हैं ना, उनकी जीन एक ही गुणसूत्र के ऊपर पाई जाती है। जबकि जो स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाने वाले नियम होते हैं, जो स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाने वाले लक्षण होते हैं, इनकी जीन अलग अलग जोड़ी गुणसूत्र पर पाई जाती है। दोनों के अंदर एकदम क्या है, रिवर्स केयर से एकदम उल्टा है। कि सहलग्न दर्शाने वाले लक्षणों की जीन तो एक ही जोड़ी गुणसूत्र पर पाई जाती है, और जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाने वाले लक्षणों की जीन क्या होती है, अलग अलग जोड़ी गुणसूत्र पर पाई जाती है। यहाँ पर याद रखना, इसीलिए तो नोट पॉइंट है। इसीलिए तो क्या है, सहलग्नता को क्या मानते हैं अपन, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का सबसे बड़ा अपवाद मानते हैं। इसलिए तो क्या है, सहलग्नता स्वतंत्र अपव्यूहन
नियम का सबसे बड़ा अपवाद है, एक्सेप्शन है। देखो गाइस, स्वतंत्र अपविभवन का नियम तो क्या बोलता है कि स्वतंत्र अपविभवन की दर्शाने वाले जो लक्षण होते हैं उनकी जीन अलग अलग जोड़ी गुणसूत्र पर पाई जाती है, अलग अलग जोड़ी गुणसूत्र पर पाई जाती है, सही बात है। जबकि सहलग्नता के अंदर क्या है, इन सहलग्न दर्शाने वाले जो लक्षण होते हैं इनकी जीन एक ही जोड़ी गुणसूत्र पर पाई जाती है। स्वतंत्र अपविभवन में अलग अलग पाई जा रही है, जबकि सहलग्नता में एक ही जोड़ी गुणसूत्र पर पाई जा रही है। तो एकदम रिवर्स केस हो गया ना, इसीलिए तो सहलग्नता को क्या मानते हैं अपन, स्वतंत्र अपविभवन के नियम का सबसे बड़ा अपवाद है, सबसे बड़ा अपवाद मानते हैं। तो समझ में आएगा, इस देख ले एक बार 28 को स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो अब आगे देखते हैं कि संलग्नता क्या है, स्वतंत्र अपविभवन के नियम का सबसे बड़ा अपवाद है। और देखो गाइस, जो ये लिंकेज टर्म दिया था, कि टर्म लिंकेज किसने दिया था, जो टर्म था लिंकेज वो किसने दिया था, टीएच मॉर्गन ने दिया था। किसने दिया था, टीएच मॉर्गन ने दिया था। और दो वैज्ञानिक हो रहा है, बेट्सन व पुनेट। बेट्सन व पुनेट ने क्या किया, संलग्नता लिंकेज के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की। आखिर में इन्होंने पूरा समझा नहीं पाए थे, पूरा एक्सप्लेनेशन तो किसने किया था, टीएच मॉर्गन ने किया था। लेकिन ये उस कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे थे ये। तो कैसे बढ़ रहे थे देखो, तो बेट्सन व पुनेट ने यह बताया कि लेथाइरस में, लेथाइरस क्या होता है, स्वीट पी, कि लेथाइरस में दो जोड़ी युग्म विकल्पी स्वतंत्र अपविभवन नहीं दर्शाती। कि बेट्सन व पुनेट ने क्या बताया कि लेथाइरस में, पूरा नाम क्या था, लेथाइरस ओडोरेटस, स्वीट पी बोलते जिसे। तो लेथाइरस ओडोरेटस के अंदर दो जोड़ी युग्म विकल्पी है जो कि स्वतंत्र अपविभवन नहीं दर्शाती है। और साफ सी बात है, स्वतंत्र अपविभवन नहीं दर्शाती है, यानी कि वो संलग्नता शो कर रही है, लिंकेज शो कर रही है। तो दो जोड़ी युग्म विकल्पी स्वतंत्र अपविभवन नहीं दर्शाती है। तो उन्होंने इस प्रकार किसके बारे में बताने की कोशिश की, लिंकेज के बारे में बताने की कोशिश की। और इन्होंने कपलिंग यानी कि युग्मन और रिपल्सन, कपलिंग और रिपल्सन के बारे में बताने की कोशिश की। युग्मन और प्रतिकर्षण, यानी कि इन्होंने बताया, क्या बताया गाइज, कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया, कपलिंग और रिपल्सन थ्योरी दी थी, यानी कि युग्मन और प्रतिकर्षण का सिद्धांत दिया था। अब ये सिद्धांत क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने कपलिंग और रिपल्सन के बारे में बताया। देखो गाइज, कि जो पैतृक संयोजन होते हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस के उत्पन्न होने कि जो पैतृक संयोजन उत्पन्न होते हैं उनका मुख्य कारण तो क्या होता है, लिंकेज ही होती है, संलग्नता को माना जाता है। जबकि पुनर्संयोजी यानी कि रिकॉम्बिनेशंस,
रिकॉम्बिनेशंस के उत्पन्न होने का मुख्य कारण जानते हो क्या होता है गाइज? वो होती है क्रॉसिंग ओवर। यानी कि जीन विनिमय। यानी कि अपन कोई भी क्रॉस करवाते तो उसके अंदर दो संयोजन प्राप्त होते हैं, एक तो पैतृक संयोजन पेरेंटल कॉम्बिनेशन और एक पुनर्संयोजन यानी कि रिकॉम्बिनेशन। जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होते हैं यानी कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होते हैं, पैतृक संयोजन होते हैं, इनके उत्पन्न होने का मूल कारण तो कौन है? लिंकेज है, यानी कि सहलग्नता को माना गया। जबकि पुनर्संयोजन के उत्पन्न होने का मुख्य कारण किसे माना गया है? क्रॉसिंग ओवर को माना गया। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर डील करेंगे। क्रॉसिंग ओवर जस्ट लिंकेज का उल्टा होता है। इसके अंदर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है? जीनों का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। क्रोमोसोम सेगमेंट्स का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डील करेंगे क्रॉसिंग ओवर को। तो समझ में आएगा कि पैतृक संयोजन के उत्पन्न होने का मुख्य कारण लिंकेज है, जबकि पुनर्संयोजन के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? क्रॉसिंग ओवर है। अब अपन बेट्सन व पुनेट का क्या पढ़े? जो बेट्सन व पुनेट ने जो थ्योरी दी थी जिसका क्या नाम था? कपलिंग और रिपल्सन थ्योरी। अगर वो पढ़े तो उससे पहले अपन एक चीज और पढ़ लेते हैं कि गुणसूत्रों पर संलग्न जीन की व्यवस्था। गुणसूत्रों पर संलग्न जीनों की व्यवस्था। और देखो गाइस, गुणसूत्रों पर जो संलग्न जीनों की व्यवस्था होती है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो आ सकता है सिस अरेंजमेंट, और एक आ जाता है ट्रांस अरेंजमेंट। कि गुणसूत्रों के ऊपर जो संलग्न जीन होते हैं, आई मीन जो लिंक्ड जीन्स होती है, वो दो तरीके से प्रेजेंट होती है, एक सिस अरेंजमेंट और एक ट्रांस अरेंजमेंट। क्या होता है देखते हैं। तो सिस अरेंजमेंट के अंदर तो क्या होता है कि जब दोनों प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो एवं दोनों अप्रभावी जीन दूसरे गुणसूत्र पर उपस्थित हो। जैसे देखो गाइज, यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक अरेंजमेंट बनाता हूँ यहाँ पर। ये क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है? जीन्स प्रेजेंट है। ये तो ए और ये बी, ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी। तो देखो गाइज, इसके अंदर ये दोनों प्रभावी जीन कैपिटल ए कैपिटल बी एक ही गुणसूत्र पर बनाई मैंने, जबकि ये दोनों प्रभावी जीन स्मॉल ए और स्मॉल बी दूसरे गुणसूत्रों के ऊपर बनाई। और देखो गाइज, यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। दो प्रकार के युग्मक कौन से बने? तो कैपिटल ए कैपिटल बी और ये क्या आ जाता है? स्मॉल ए स्मॉल बी। कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। देखो गाइज, और ये व्यवस्था होती है वो वास्तविक होती है, ओरिजिनल होती है। यह व्यवस्था वास्तविक होती है एवं क्रॉसिंग ओवर के कारण निर्मित नहीं होती है। जबकि देखो गाइस, जब ट्रांस अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा होता है कि जब एक गुणसूत्र पर एक प्रभावी और एक अप्रभावी तथा दूसरे गुणसूत्र पर भी
एक अप्रभावी तथा प्रभावी जीन उपस्थित हो। तो देखो गाइस यहाँ पर किस प्रकार का अरेंजमेंट बनता है। ये क्रोमोसोम बनाए, क्रोमोसोम के ऊपर ही मैंने जीन्स बनाई। तो इस एक क्रोमोसोम के ऊपर एक तो क्या होते हैं प्रभावी जीन बट एक अप्रभावी जीन। इसी प्रकार दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर भी एक अप्रभावी और एक क्या होती है प्रभावी जीन उपस्थित होती है। समझ में आएगा। यहाँ पर देखो एक क्रोमोसोम के ऊपर दोनों प्रभावी, दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर दोनों अप्रभावी, जबकि यहाँ पर एक प्रभावी एक अप्रभावी और एक अप्रभावी और एक प्रभावी। तो देखो गाइस कि जब एक गुणसूत्र पर एक प्रभावी और एक अप्रभावी तथा दूसरे गुणसूत्र पर भी एक अप्रभावी तथा प्रभावी जीन उपस्थित हो, और यहाँ पर भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। पर भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। दो प्रकार के युग्मक कौन सा आ जाता है, कैपिटल ए स्मॉल बी। अरे भाई कैपिटल ए स्मॉल बी और ये क्या बन जाता है स्मॉल ए कैपिटल बी। एक प्रभावी और एक अप्रभावी, एक अप्रभावी और एक प्रभावी। लेकिन गाइस ये व्यवस्था वास्तविक नहीं होती है। कि यह व्यवस्था वास्तविक ओरिजिनल नहीं होती है। एवं जीन विनिमय के कारण निर्मित होती है। समझ में आएगा कि ये व्यवस्था वास्तविक नहीं होती है और जीन विनिमय के कारण निर्मित होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गुणसूत्रों पर सहलग्न जीन की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। एक तो क्या आ जाता है सिस अरेंजमेंट और एक क्या आ जाता है ट्रांस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट के अंदर दोनों प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र पर और दोनों अप्रभावी जीन दूसरे गुणसूत्र पर। जबकि ट्रांस अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है कि एक गुणसूत्र के ऊपर एक प्रभावी और एक अप्रभावी, और यही अरेंजमेंट दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर भी पाया जाता है। समझ में आएगा इसकी यही किसके अंदर पाया जाता है दूसरे क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, दूसरे क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, हटा देते हैं इसको। तो आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, एक बार ले लिया, आगे चलते हैं। अब अपन क्या पढ़ते हैं कपलिंग और रिपल्सन थ्योरी पढ़ते हैं, बेटसन और पुनेट ने समझाई थी ना जो। तो अब देखो गाइज सिस अरेंजमेंट, तो सिस अरेंजमेंट देखो और इधर ट्रांस अरेंजमेंट देख लो। तो सिस अरेंजमेंट के अंदर पेरेंट्स लिए, तो पेरेंट्स तो क्या ले लिए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल एल और स्मॉल बी स्मॉल एल। सिस अरेंजमेंट समझ में आ गया ना, ये भी प्रभावी ये भी प्रभावी, एक ही गुणसूत्र पर लिए मैंने, ये अप्रभावी और यह प्रभावी मैंने दूसरे गुणसूत्र पर स्थित लिया। और अगर मैं इधर पेरेंट्स लूँ तो क्या लूँगा एक प्रभावी और एक अप्रभावी। तो मैंने एक प्रभावी ले लिया कैपिटल बी और एक इसके साथ में ले लिया मैंने अप्रभावी। इसका क्रॉस किसके साथ में करवाओ कि यहाँ पर तो क्या हो गया प्रभावी और एक अप्रभावी ले लिया, और अब क्या हो जाएगा यहाँ पर अप्रभावी और कैपिटल एल प्रभावी। ये तो क्या हो जाता है नाम क्या है इसका ब्लू एंड लॉन्ग पोलन वेराइटी। और ये क्या आ जाता है रेड एंड राउंड पोलन वेराइटी। ये तो ब्लू एंड लॉन्ग पोलन वेराइटी ली किसने बेटसन और पुनेट ने एक्सपेरिमेंट किए थे, और ये रेड एंड राउंड ली, और इधर इसका क्या नाम आ जाता है ब्लू एंड राउंड, और ये कौन सा आ जाता है रेड
एंड लॉन्ग पोलन वेराइटी। समझ में आया गाइज? अब आगे देखते हैं। अब इनकी क्या बनाते हैं अपन, गेमिट्स बनाते हैं। इसका तो क्या गेमिट्स बनेगा, कैपिटल बी कैपिटल एल, और इसके अंदर स्मॉल बी स्मॉल एल, और इधर क्या गेमिट्स बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल एल और स्मॉल बी कैपिटल एल। अब F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन के अंदर क्या करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे, तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल और स्मॉल एल। तो यहाँ पर ये कौन सा प्राप्त हो गया, प्रभाविता का नियम लागू होगा। प्रभाविता का नियम जानते हो ना, कि ये इसके ऊपर प्रभावी और ये इसके ऊपर प्रभावी, तो ये कौन सा प्राप्त हो जाएगा अपन को, ब्लू एंड लॉन्ग, प्रभाविता के नियम के अनुसार चले। और इधर F1 जनरेशन प्राप्त करो, तो इधर F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, तो ये भी कैसा प्राप्त हो जाएगा, ब्लू एंड लॉन्ग पोलन वेराइटी। अब F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए क्या करो, टेस्ट क्रॉस कर दो, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। अरे भाई टेस्ट क्रॉस के अंदर अप्रभावी जनक से मल्टीप्लाई किया जाता है ना, अप्रभावी जनक ये है ना, तो टेस्ट क्रॉस कर दो, इसका भी टेस्ट क्रॉस कर दो, इसका भी क्या कर दो गाइस, टेस्ट क्रॉस कर दो। अब तो देखो गाइस यहाँ पर गेमिट्स बनेंगे, तो इसके गेमिट्स बनाओ पहले। तो कैपिटल बी कैपिटल एल बनेगा, कैपिटल बी कैपिटल एल, फिर क्या बनेगा, कैपिटल एल स्मॉल एल, और फिर स्मॉल बी कैपिटल एल और स्मॉल बी स्मॉल एल, और इसका क्रॉस करना है, इसके गेमिट्स बनाओ स्मॉल बी स्मॉल एल। इधर इसके गेमिट्स बना लो, कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल बी कैपिटल एल और स्मॉल बी स्मॉल एल, और इसका क्रॉस कराना है स्मॉल बी स्मॉल एल से। समझ में आएगा? तो देखो गाइस अब इसको इन चारों से मल्टीप्लाई करना है, तो स्मॉल बी स्मॉल एल को इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो क्या जाएगा, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, और इसे मल्टीप्लाई कर लो, कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल स्मॉल एल स्मॉल एल। तो देखो गाइस इसका नामकरण करो, ये तो क्या आ जाता है, ब्लू लॉन्ग, ये क्या आ जाता है, ब्लू एंड स्मॉल एल है यानी कि राउंड, और ये क्या आ जाता है, रेड लॉन्ग, और ये क्या आ जाता है, रेड एंड राउंड। और देखो गाइस इनका जब क्या किया गया, इधर भी कर लेते हैं। अब स्मॉल बी स्मॉल एल से इन चारों को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो स्मॉल कैपिटल बी कैपिटल एल को स्मॉल बी स्मॉल एल से मल्टीप्लाई करना है, तो कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ये कैसा प्राप्त हो गया, ब्लू एंड लॉन्ग। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कैपिटल बी स्मॉल एल, ये कैसा आ गया, ब्लू और स्मॉल एल आई मीन राउंड। फिर इस थर्ड को मल्टीप्लाई करना है, स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, रेड एंड लॉन्ग, रेड और लॉन्ग। और फिर इस फोर्थ से मल्टीप्लाई करना है, स्मॉल बी स्मॉल एल, यानी कि रेड और राउंड। देखो भाई अब बेटसन पुनेट ने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो बेटसन पुनेट ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे तो इनका रेशियो निकाला, तो इनका रेशियो तो कितना है, 7:1:1:7। अब इनका रेशियो कितना निकाला, 1:7:7:1। अब ये मत पूछने कहाँ से आया, अरे भाई उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर ये वैल्यू इनको मिली थी। यहाँ पर तो क्या मिली इस अरेंजमेंट के अंदर, तो 7:1:1:7। F2 जनरेशन के अंदर 16 का चेकर बोर्ड बनता है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस की वीडियो देखी होगी मेरी, तो 7 7 14 और 1 15 16, ठीक है, 7 7 14 और 15 और 16, 16 हो गए ना पूरे। तो यहाँ पर देखो गाइस ये रेशियो प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखो गाइस ब्लू और लॉन्ग क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन से, PC समझ जाना, पेरेंटल कॉम्बिनेशन से यानी कि पैतृक संयोजनीय है।
ये क्या आ गया, पैतृक संयोजन। रेड और राउंड अपन ने लिया था पेरेंट्स में, हाँ लिया था, तो ये भी क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन से। ब्लू और राउंड अपन ने लिया था कहीं पैतृकों के अंदर, अरे भाई ब्लू और राउंड तो अपन ने लिया ही नहीं, तो ये तो क्या हो गया, नया संयोजी प्राप्त हुआ ना, तो इसे क्या कहते हैं, पुनर्संयोजी, यानी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन से। ये क्या मिल गया अपन को, पुनर्संयोजी। रेड और राउंड अपन ने लिया था पेरेंट्स में, नहीं लिया ना, तो रेड और राउंड भी क्या आ गया, पुनर्संयोजी आ गया, और ये पैतृक संयोजन है ही। समझ में आएगा। और अब यहाँ पर देखो, ब्लू और लॉन्ग, ब्लू लॉन्ग कहीं लिया अपन ने, नहीं लिया ना, तो ये तो क्या आ गया, पुनर्संयोजी, यानी कि नए संयोजी प्राप्त हो गए। ब्लू और राउंड, ब्लू राउंड अपन ने लिया था, रेड और लॉन्ग भी लिया था, तो ये दोनों तो कैसे प्राप्त हो गए, पैतृक संयोजन। रेड और राउंड अपन ने लिया था क्या, नहीं लिया, रेड और राउंड, तो ये क्या हो गया, पुनर्संयोजी आ गया। समझ में गाइस। तो देखो गाइस, क्या कंक्लूजन निकाला यहाँ से, कि पेरेंट्स में अपन ने क्या किया, कि दो प्रभावी जनकों को अपन ने साथ में लिया, यानी कि ब्लू और लॉन्ग दोनों प्रभावी थे, दोनों को साथ में लिया, और दोनों अप्रभावी, रेड और राउंड क्या थे, दोनों अप्रभावी थी, तो इन दोनों अप्रभावियों को अपन ने क्या किया, साथ में लिया। तो जब क्या होगा कि जब दो प्रभावी जिन अपन साथ में लेते हैं तो वे साथ साथ में रहने की कोशिश करते हैं, कि ब्लू और लॉन्ग को जब अपन ने साथ में रखा तो वे क्या है, साथ साथ ही प्रकट हुए। यहाँ पर ब्लू और लॉन्ग देखो कहाँ पर है, ब्लू और लॉन्ग यहाँ पर ये रहा, इनका रेशियो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। और रेड और राउंड को जब मैंने साथ रखा तो रेड और राउंड कितने आ रहे हैं यहाँ पर, सॉरी रेड राउंड कितने आ रहे हैं यहाँ पर, रेड और राउंड कितने आए, 7 आए। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला, कि जब दो प्रभावी जनकों को साथ साथ में लेते हैं तो वे साथ साथ में रहने की कोशिश करते हैं, कि जब मैंने ब्लू और लॉन्ग दोनों प्रभावी जनक थे, दोनों को साथ में लिया, तो यहाँ पर देखो इनके संयोजन ज़्यादा आ रहे, कितने आ रहे, 7 आ रहे, और जब दोनों प्रभावी जनकों को मैंने साथ लिया तो ये साथ में रहने की कोशिश करें। लेकिन जब यहाँ पर मैंने क्या किया, कि दोनों को अलग अलग कर दिया ट्रांस अरेंजमेंट के अंदर, कि ब्लू और लॉन्ग को मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो ब्लू और लॉन्ग अलग अलग रखा अपन ने, तो ये अलग अलग ही रहने की कोशिश करते हैं। ब्लू और लॉन्ग को अपन ने क्या किया, यहाँ से अलग लिया, तो ब्लू और लॉन्ग देखो कहाँ पर आ रहा है, तो ब्लू और लॉन्ग यहाँ पर सिर्फ कितना प्राप्त हो रहा है अपन को, 1 प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर रेड और राउंड को अपन ने अलग अलग लिया, तो ये अलग अलग रहने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अपन को कितना प्राप्त होता है, इसका पुनर्संयोजी सिर्फ 1 प्राप्त हो रहा है, जबकि अपन ने ब्लू और राउंड और रेड लॉन्ग की तो प्राप्त हो रहे हैं। समझ में आया कि इनसे, इससे तो क्या निष्कर्ष निकाला, कि जब दो प्रभावी जनकों को साथ साथ में रखते तो वे साथ साथ में रहने की कोशिश करते हैं। इसे क्या कहा बेटसन पुनेट ने, कपलिंग का, यानी कि युग्मन का। और इसका क्या कंक्लूजन निकाला, कि जब दो प्रभावी जनकों को अलग अलग रखते हैं तो वे अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं। हालांकि बेटसन व पुनेट ने पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाए थे लिंकेज का, लेकिन वो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अपन देखो गाइस, यहाँ पर पैतृक संयोजन क्या आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, पैतृक संयोजन कितने आ रहे हैं, 7:7, और यहाँ पर पैतृक संयोजन कितने आ रहे हैं, 7:7, यानी कि पैतृक संयोजन किसके कारण उत्पन्न होते हैं, सहलग्नता के कारण उत्पन्न हो रहे हैं ना। तो आखिर में बेटसन और पुनेट सहलग्नता के कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे थे। तो इसको देख ले एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चले, हम ले लिया। तो इनके क्या करते हैं अपन, निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसका तो क्या निष्कर्ष निकाला, इसका तो क्या निष्कर्ष निकाला सिस अरेंजमेंट के अंदर, कि जब दो प्रभावी जनक को कि जब दो प्रभावी जनक, इसे लिख लो, जब दो प्रभावी जनक एक ही पैतृक से प्रवेश करते हैं तो वे साथ साथ में रहने की कोशिश करते हैं। इसे बेटसन एंड
पुनेट ने क्या कहा? कपलिंग। आइमिंग का कहा? युग्मन कहा। समझ में आएगा कि जब दो प्रभावी जनक एक ही पेत्रक से प्रवेश करते हैं तो वे साथ साथ में रहने की कोशिश करते हैं। इसे बेटसन व पुनेट ने क्या कह दिया? कपलिंग का। और इसका क्या रिजल्ट निकाला कि जब दो प्रभावी जनक अलग अलग पेत्रक से प्रवेश करते हैं तो वे अलग अलग ही रहने की कोशिश करते हैं। समझ में आए कि जब दो प्रभावी जनक अलग अलग पेत्रक से प्रवेश करते हैं तो वे अलग अलग ही रहने की कोशिश करते हैं। अब देखो गाइस, इन दोनों का कॉमन रिजल्ट क्या निकला? इन दोनों का अगर मैं कॉमन रिजल्ट की बात करूं तो इन दोनों का कॉमन रिजल्ट क्या निकल के आया? दोनों का कॉमन रिजल्ट क्या निकल के आया कि दोनों ही किसके अंदर, कि दोनों ही संयोजन में क्या होते हैं? पेत्रक संयोजन ज्यादा रहते हैं। अरे भाई, यहाँ पर भी 14 प्राप्त हो रहे थे, उधर भी 14 प्राप्त हो रहे थे, तो दोनों का कॉमन रिजल्ट क्या निकाला कि दोनों ही क्रोसेज में पेत्रक संयोजन ज्यादा आ रहे हैं, जो कि यह सिद्ध करता है कि संलग्नता ज्यादा हो रही है, जबकि स्वतंत्र अपव्यवन कम। समझ में आएगा कि दोनों ही क्रोसेज के अंदर पेत्रक संयोजन ज्यादा रहे ना। और आप जानते हो कि पेत्रक संयोजन किसके कारण उत्पन्न होते हैं? लिंकेज के कारण तो उत्पन्न होते हैं। और पुनर्संयोजन के उत्पन्न होने का मूल कारण क्या होता है? क्रॉसिंग और होती है। समझ में आएगा? तो ये रिजल्ट निकल गए। नेक्स्ट आगे बढ़े, अब देख लिया। अब इसके बाद में जो टीएच मॉर्गन आए, तो टीएच मॉर्गन ने क्या कहा कि कपलिंग और रिपल्सन को अपन को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि अपन इधर कपलिंग थ्योरी पढ़ रहे हो, उधर रिपल्सन पढ़ रहे हैं, इनको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये दोनों क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो क्या बोला उन्होंने टीएच मॉर्गन ने कि कपलिंग एंड रिपल्सन आर टू aspects of a single phenomenon। कॉल्ड लिंकेज। तो टीएच मॉर्गन ने क्या कहा कि कपलिंग और रिपल्सन क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू है, तो इनको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, इन दोनों के कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। तो टीएच मॉर्गन ने क्या कहा? टीएच मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किए थे? ड्रोसोफिला के ऊपर, फ्रूट फ्लाई। अरे भाई, फल मक्खी तो जानते हो ना सब, फ्रूट फ्लाई। तो टीएच मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किए? ड्रोसोफिला के ऊपर, फ्रूट फ्लाई के ऊपर। और क्या कहा? कपलिंग प्लस रिपल्सन को ही कंबाइंड रूप से क्या कह दिया? लिंकेज कह दिया है। समझ में आएगा कि कपलिंग और रिपल्सन को कंबाइंड रूप से क्या कहा उन्होंने? किसने? टीएच मॉर्गन ने लिंकेज कह दिया, यानी कि संलग्नता कह दिया। और लिंकेज की क्या दी? लिंकेज की एक डेफिनेशन दी। तो लिंकेज की क्या डेफिनेशन दी कि द टेंडेंसी
ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कि द टेंडेंसी ऑफ द पेरेंटल कॉम्बिनेशंस टू लिव टुगेदर कि द टेंडेंसी ऑफ द पेरेंटल कॉम्बिनेशंस टू लिव टुगेदर which is expressed in low frequency of recombinations। और लिंकेज की क्या डेफिनेशन दी कि द टेंडेंसी ऑफ द पेरेंटल कॉम्बिनेशंस टू लिव टुगेदर विच इज एक्सप्रेस्ड इन लो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशंस है। यानी कि लिंकेज की क्या डेफिनेशन दे दी कि पैतृक संयोजन आने की आवृत्ति तो क्या होती ज़्यादा होती, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती। पेरेंटल कॉम्बिनेशंस टू लिव टुगेदर यानी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन साथ साथ में रहने की कोशिश करते हैं, जो कि क्या शो कर रहे हैं कि पैतृक संयोजन क्या हो रहे हैं, वो रिकॉम्बिनेशंस यानी कि पुनर्संयोजी। पुनर्संयोजी क्या हो रहे हैं, कम से कम उत्पन्न हो रहे हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या है, लो है। आवृत्ति क्या है, लो है। कि द टेंडेंसी ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशंस टू लिव टुगेदर विच इज एक्सप्रेस्ड इन लो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशंस। और लिंकेज की क्या दे दी, ये डेफिनेशन दे दी। समझ में आएगा, आर यू गेटिंग और नॉट। तो लिंकेज की ये डेफिनेशन दे दी। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं गाइस। इसके अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स है। कि लिंकेज सहलग्नता व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, जो सहलग्न जीन्स होते हैं इनकी बीच की दूरी क्या है। अगर सहलग्न जीनों की, अगर जीन्स के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो लिंकेज क्या होगा, उतना ही कम होगा। और जीन्स के बीच की दूरी जितनी कम होगी तो लिंकेज उतना ही कम होगा। जैसे ये क्या बनाया मैंने, क्रोमोसोम्स बनाया, और इसके ऊपर ये मैंने क्या बना दी, जीन्स बना दी। तो देखो गाइस, ए और बी के बीच में क्या है, डिस्टेंस कम है। ए और बी के बीच की क्या है, डिस्टेंस कम है ना, तो यहाँ पर लिंकेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि ए और डी के बीच की दूरी क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिंकेज क्या होगा, कम होगा। समझ में गाइस। और इससे क्या लिंकेज से क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन्स होती है वो कौन से लीनियरली क्रम में प्रेजेंट्स होती है। तो जीन्स आर प्रेजेंट linearly, genes are present linearly on the chromosomes। कि जीन्स गुणसूत्रों के ऊपर किसके अंदर रेखीय क्रम में पाई जाती है, जीन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में पाई जाती है। समझ में आएगा कि जीन्स आर द प्रेजेंट लीनियरली ऑन द क्रोमोसोम्स। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन इसका पार्ट नंबर 2 लाएंगे, जिसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ द लिंकेज, यानी कि लिंकेज के प्रकार, और लिंकेज का सिग्निफिकेंस यानी कि उसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है, और लिंकेज ग्रुप क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। सो धन्यवाद।